हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करते हैं, और उसके बाद एक और टॉपिक है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये जो इस चैप मतलब जो हमारा पार्ट 1 होगा, इन टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बाकी के टॉपिक पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। मेरे पास एक मिल्क है, ठीक है, और मिल्क को मैंने एक ग्लास में लिया हुआ है, और उसमें मैंने कुछ कर्ड डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा दही। आप देखोगे कुछ टाइम बाद हम घर में दही जमाते हैं ना, मिल्क लेते हैं, उसमें थोड़ा कर्ड डालते हैं, और सुबह देखते हैं कि वो क्या बन जाता है, पूरा जो मिल्क था ना वो अब दही बन चुका है, कर्ड बन चुका है। ठीक है, अभी आप देखो कि मिल्क और कर्ड, इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, मिल्क में जब कर्ड डाला था, इनमें क्या हुई होगी, एक रिएक्शन हुई होगी इन दोनों में। कर्ड ने तो क्या किया, कर्ड ने मिल्क को क्या बदल दिया, पूरा कर्ड में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई है ना, इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है। मिल्क जो था उसमें क्या हुआ, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स में, और वो किसमें बदल गया, अभी कर्ड में। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। मैंने इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, ये बर्नर से मैंने इसको क्या किया, बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन को मैं लिख सकता हूँ क्या, Mg, मैग्नीशियम। और जब मैंने इसको बर्न किया तो मैंने देखा कि इसका जो राख जैसा है ना, वो इसमें जमा हो गया। इसको बर्न करने पर ये मैग्नीशियम किस में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो आप देखो कि मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को बर्न करने पर ये किस में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये इसमें भी क्या हुई है, प्रोसेस हुई है। मतलब जो मेरे पास इनिशियल प्रोडक्ट आइटम था, यहाँ पर मिल्क था, उसके बाद कर्ड बन गया, यहाँ पर मैग्नीशियम था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो प्रोसेस के बाद जो मेरे पास एक इनिशियल आइटम था, अब वो नहीं रहा, उसका क्या बदला, कुछ और ही बन गया। यहाँ उसका कर्ड बन गया और यहाँ उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो इनके बीच में जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ही तहत ये जो मिल्क किसमें बदला, कर्ड में, और मैग्नीशियम किसमें बदला था, मैग्नीशियम रिएक्शन में। इनके अलावा हम और भी एग्जांपल देखते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 ही है, अभी इसको पढ़ते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। आप देखो, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो उसका क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। जब मैं आयरन तवा, ठीक है, पैन या नेट से लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब मैं इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, तो इसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। ठीक है, जो ग्रेप्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन हो जाता है। ग्रेप्स किस में बदल जाते हैं, एल्कोहल में बदल जाते हैं। ठीक है, फूड को हम बनाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, और हम लोग क्या लेते हैं, रेस्पायर, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम जो अपना है, सांस लेते हैं। तो इन सभी में आप देखो कि जो मेरे पास इनिशियल आइटम था, मिल्क था, यहाँ पर आयरन का तवा था, वो सब क्या हो चुका है, बदल चुका है। इन सभी में एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से उन्होंने एक दूसरा ही आइटम बना लिया है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ कि जैसे मिल्क था, मिल्क में मैंने कर्ड डाला, और इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन हुई, और ये रिएक्शन में बन के मुझे क्या मिला, यहाँ पर कर्ड। तो ये जो प्रोसेस हुई है ना, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसे ही मैं क्या बोलता हूँ, केमिकल रिएक्शन बोलता हूँ। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक मैग्नीशियम रिबन का क्या एग्जाम्पल लिया था। सपोज करो कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है। अगर मैं इस मैग्नीशियम रिबन को दो जगह से, इसको यहाँ से अलग कर दूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, अलग कर दिया, ये वाला एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो सिर्फ इसकी क्या बदली, मतलब इसका शेप बदल गया। अभी इसको काटने के बाद भी ये मैग्नीशियम ही रहा ना, और ये भी मैग्नीशियम रहा। ठीक है, अगर मैंने इसको और पार्ट कर दिया तो भी ये मैग्नीशियम रहेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बर्न किया, अब ये मैग्नीशियम नहीं रहा, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो जो मैग्नीशियम था वो भी क्या बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जो पहले मैंने काटा था तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, लेकिन अभी ये इसके जो एटम थे ना, जो मॉलिक्यूल्स था वो मैग्नीशियम का, वो मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है।
मतलब जो मैग्नीशियम था वो मैग्नीशियम नहीं रहा, वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has take place. जब भी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक टर्म आई है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चेंज और ब्रिंग ए केमिकल चेंज इन समथिंग ड्यू टू ईस्ट और बैक्टीरियल एक्शन, स्पेशली चेंज इन शुगर टू एल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी मतलब कोई आइटम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्यू टू द ईस्ट और बैक्टीरियल एक्शन वो किस में बदल जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है। जैसे कि मेरे पास शुगर है, ठीक है, मैंने ग्रेप्स का एक एग्जांपल लिया था। ग्रेप्स में भी क्या होती है, शुगर होती है। मैंने शुगर ली और इसमें प्लस ईस्ट, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से माइनस ऑक्सीजन, मतलब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ग्रेप्स में एक्चुअली क्या होता है कि जो वाइन बनाते हैं ना, वाइन, तो वो किससे बनाई थी, मतलब ग्रेप्स का क्या किया जाता है, वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स का फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे क्या मिलती है, मुझे वाइन मिलती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये डेफिनेशन आप देख सकते हो अपनी कॉपी में। चेंज ऑफ ब्रिंग ए केमिकल चेंज इन समथिंग ड्यू टू ईस्ट और बैक्टीरियल एक्शन, स्पेशली चेंजिंग शुगर टू एल्कोहल। अभी ये जो एग्जाम्पल था मैंने बताया मैग्नीशियम रिबन वाला, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये एक्टिविटी मतलब क्या किया आपने, तो आप मुझे कुछ इस तरह से बताओगे से कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका लिखने का तरीका रहेगा कि जब मैं मैग्नीशियम रिबन को क्या करूँगा, बर्न करूँगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये आपने क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, लेकिन मैं इसको और सिंपल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मुझे मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी है एक तरीका इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का। ये जो साइन है ना आपका एरो वाला, ये यहाँ काम करता है इक्वल टू का। मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम था उसने ऑक्सीजन के साथ क्या की, रिएक्शन की और मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, ये जो दोनों इनको क्या बोलता हूँ, मैग्नीशियम, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ रिएक्टेंट। इन दोनों क्या बोलूँगा, रिएक्टेंट बोलूँगा। और इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद जो मुझे मिलता है राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको बोलता हूँ मैं प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखो कि रिएक्टेंट को हम किस तरह लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को लिखते हैं हम राइट हैंड साइड में, और उन दोनों के बीच में लगाते हैं एक एरो का साइन, इक्वल टू का साइन लगता है, लेकिन इसका मतलब वही है। रिएक्टेंट इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट मतलब जो हमें बाद में इनके रिएक्शन के बाद मिलता है। लेकिन मैं इसे और छोटी और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मतलब थोड़ा और इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, मैग्नीशियम को लिखूंगा मैं Mg, ऑक्सीजन को लिखूंगा मैं O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। मतलब आपने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट फॉर्म थी ना, आपने इसको इतना छोटा कर दिया। अब ये समझ में भी ठीक आ रहा है और लिखने में भी इजी है। मतलब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया मैंने, Mg को बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ। ये क्या हुआ एक्चुअली, ये था एक रिएक्टेंट। ठीक है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और मुझे क्या मिला, MgO। इसको क्या बोलता हूँ मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो फॉर्मूले है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये आप अपनी नोटबुक में एक कॉर्नर पे लिख लो, या फिर ऐसे जैसे ये MgO लिखा है ना, आप इसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड करके लिख लो। ये क्या आपको चैप्टर के साथ याद होते जाएंगे, वरना आपको एक साथ याद करने पड़ेंगे और वो थोड़ा टफ रहता है याद करने में। ठीक है, अब ये जो लिखा है ना Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, इसको मैं क्या बोलता हूँ, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी जैसे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक, कोई भी इसके अलावा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसे मैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, ताकि वो क्या हो कि वो लिखने में और पढ़ने में दोनों में इजी रहे। इसके अलावा एक टॉपिक ये भी है कि आप इस इक्वेशन में गौर करें और देखें कि जो ये जो साइन है ना, ये वाला एरो वाला, ये मैंने बताया कि इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का साइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल टू का साइन काम करेगा।
आप देखो इस तरफ मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1, और इस तरफ कितने हैं 1, लेकिन ऑक्सीजन के इस तरफ कितने हैं O2, ये O2 लिखा हुआ है ना कुछ ऐसे O2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितना है देखो 1। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जो केमिकल इक्वेशन है उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी जो एटम है क्या वो बैलेंस है, राइट हैंड साइड में है उतनी लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जनरली पेपर में पूछा भी जाता है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगा। ये मैंने इक्वेशन ली है एक, ठीक है, Fe+H2O और एरो Fe3O4+H2। मैं इस इक्वेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ देखो Mg+O2 और MgO, आप इसको सिंपल से कर सकते हो ना। मैं अगर क्या करूँ कि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, अगर मैं यहाँ भी 2 ऑक्सीजन कर दूँ तो इधर भी 2 हो जाएंगे उधर भी 2 हो जाएंगे। लेकिन आप इसको कैसे करोगे, ऐसे तो कर नहीं सकते, प्लस वो लगा नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कर नहीं सकते आप। तो फिर कैसा करूँगा मैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते MgO2, ठीक है, ऐसे भी ले सकते आप, क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंसेस है, ये अलग सब्सटेंसेस है। तो फिर क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा कि जो MgO है ना इसी को दो गुना कर दूंगा। 2 से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप देखो कि यहाँ पर कितने मैग्नीशियम हो गए 2। अभी यहाँ मैग्नीशियम कितना था 1 और यहाँ मैग्नीशियम कितने थे 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 थे और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2। देखो 2 Mg, ये जो 2 है ना वो इन सब के लिए है, मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, मतलब बाहर इसके मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1 है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं Mg2, ठीक है। जब भी आप किसी में मल्टीप्लाई करो या कुछ भी इधर उधर बढ़ाओ तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी। जैसे कि यहाँ MgO था तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो आप इसको ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे आप बढ़ाना है तो कैसे लेकर बढ़ाएंगे 2Mg, ऐसे बढ़ाएंगे। भले ही यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए हो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसे भी बैलेंस कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैग्नीशियम के यहाँ भी 2 लगा दिया। अभी जो नई इक्वेशन है वो क्या बनी, 2Mg+O2 2MgO। अभी आप देखो मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं 2, इधर भी मैग्नीशियम कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो क्या होगी, मेरी जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। लेकिन ये डायरेक्ट तरीका था, ये छोटी इक्वेशन थी इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। लेकिन अगर इक्वेशन इस तरह से बड़ी हो तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और पेपर में आती भी है ना तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या थी, Fe आयरन प्लस H2O, एरो का निशान था Fe3O4 प्लस H2, ये इक्वेशन थी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसमें कितने नंबर ऑफ एटम है और एटम कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि एटम कौन कौन से हैं। आप देखो कि इस तरफ कितने कौन कौन से एटम है और इस तरफ कौन कौन से एटम है। इनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये बात भी नहीं आपको बोलनी। इनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंट, और इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रिएक्शन की और ये मुझे प्रोडक्ट में मिला। ये राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एटम्स, एटम कौन कौन से हैं। तो देखो Fe, एक तो आयरन है एटम्स Fe, दूसरा कौन सा है इधर H2O, H2O एटम नहीं है, ठीक है, H2O ये नहीं है, इसमें 2 मिले हुए हैं, ये 2 से मिलके बना हुआ है, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये हो गए हमारे पास एटम। अभी मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को वही की वही इक्वेशन लिखना है और जितने भी आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं, उनको उन पर आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है ऐसे। H2O, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ये अपना हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। उसके बाद हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूँगा कि जितने भी एटम्स मुझे एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं
उनके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं वो लिखूंगा। स्टेप नंबर 2 में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें पहले लिखना है आपको एलिमेंट और दूसरी टेबल में आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड LHS या रेक्ट हैंड की तरफ, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो ऐसे कोष्टक में रेक्ट हैंड। सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉलम उसमें एलिमेंट, सेकंड कॉलम में आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और थर्ड कॉलम में लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। ये स्टेप नंबर 2 है। अभी एलिमेंट वाले कॉलम में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है वो लिखो। एलिमेंट कौन कौन सा है, एक तो आयरन है Fe, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन है और तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन है। अब इनके नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं आप मेरे साथ ही साथ मतलब दिमाग लगाओ और खुद करते रहो, ठीक है। Fe कितना है नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है भाई, एक ही है आयरन का, एक ही आइटम है। हाइड्रोजन का कितना आइटम है इधर H2, ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं H2, तो कितने हैं H2 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं O H2O, ओके, मतलब 1 ही है, एक ही है, ठीक है। अभी आप बता मुझे प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं प्रोडक्ट में Fe3 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं H2 इधर 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है इधर 1 था और इधर कितने हैं O4। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अभी इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, किसमें है, ऑक्सीजन में है। यहाँ कितने 1 है और यहाँ कितने हैं 4 है। तो सबसे पहला जो अच्छा तरीका यही रहता है, जो कन्वीनियंट पड़ता है वो यही पड़ता है कि सबसे पहले आप देखो सबसे नंबर ऑफ डिफरेंस किस में है, तो ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले आप उसी को बैलेंस करो जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखो आप कहाँ कहाँ पर है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है आपके H2O के पास और लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पास और राइट हैंड साइड में किसके है आयरन ऑक्साइड के पास, मतलब Fe3O4 के पास। H2O के पास ऑक्सीजन है और इधर Fe3O4 मतलब Fe3O4 के पास ऑक्सीजन है। तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या करो, ऐसे ही टेबल बनाओ। देखो उसमें क्या लिखेंगे मैं आपको बता दूं कैसे टेबल बनाते हैं। स्टेप नंबर 3 और मैं यहाँ लिखूंगा 4 ऑक्सीजन, क्या लिखूंगा 4 ऑक्सीजन, मतलब मैं ऑक्सीजन ही बैलेंस कर रहा हूँ ना 4 ऑक्सीजन। एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और इस तरह में राइट हैंड साइड। पहले आप लिखोगे इधर रो में इनिशियल और इधर लिखोगे टू बैलेंस। ये क्यों लिखा है वो सब बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप मतलब हम ऑक्सीजन ही बैलेंस कर रहे हैं ना सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन से सब्सटेंस है यहाँ ऑक्सीजन है, एक तो है H2O। मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ आपको आसानी रहेगी समझने में। इधर है आपका H2O ऑक्सीजन के लिए और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कहाँ पर है Fe3O4 में, तो इधर लिख दो आप Fe3O4, ठीक है। ये सभी टर्म है जो आपको लिखनी है। इनिशियल में आपके पास H2O के पास या लेफ्ट हैंड साइड में कितने आइटम है, 4 ऑक्सीजन में 1 और इस तरफ कितने हैं 4, ठीक है। आपको देख रहा है Fe3O4 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ 1 ऑक्सीजन है। लेकिन अब मुझे इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, अगर मैं क्या करूँ इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 × 4 कर दूँ तो कितने हो जाएंगे 4। मतलब मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर कितने हो गए 4 हो गए, इधर तो 4 है ही। मतलब मुझे क्या करना है कि जो H2O है ना उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं H2O है इसमें ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अभी आप देखो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए ना। मैंने आपको बताया कि जो आगे लिखा होता है ना, जो नंबर आगे लिखा होता है उसका सबसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि MgO में मैंने बताया था MgO, यहाँ मैं 2 लिखा था तो ये 2 Mg भी 2 हैं और ये मैग्नीशियम भी 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं। ऐसे यहाँ H2O है तो यहाँ ऑक्सीजन भी कितने हैं 4 है। तो अभी देखो आप H2O में कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। कैसे बैलेंस किया, मैंने H2O के आगे 4 लिख दिया। तो जो मेरी नई इक्वेशन है आप फिर उसको लिखो उसके आगे, जैसे स्टेप नंबर 3 लिखा, टेबल बनाई, उसके नीचे उस सेक्शन को लिखो जो आपने किया बैलेंस किया। जैसे Fe प्लस पहले यहाँ क्या था H2O था, लेकिन आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया उस चक्कर में आपने यहाँ 4 ऐड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एरो Fe3O4 मैंने राइट हैंड साइड में कुछ भी चेंज नहीं किया है,
और इधर H2। अभी आप फिर से देखो कि इसमें कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जैसे कि आप देखो हाइड्रोजन 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 यहाँ कितने हो गए 8। ये भी मैं आपको बता दूं, ये यहाँ H2O है ना, H2, तो ये इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है H2। तो ऐसा नहीं कि 4 और 2 6, ऐसा नहीं करना, आगे वाले का इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि ये H2O था, मैंने यहाँ बैलेंस करने के लिए आगे 4 लगाया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि H2 और O को बैलेंस करने के लिए आप इधर O4 लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बताया था। या ऐसे नहीं कर सकते H2O और ब्रैकेट लगा के 4 लिख सकते, ये भी गलत है। मुझे क्या करना होगा, सिर्फ आगे ही मैं लगा सकता हूँ 4H2O। सिर्फ यही तरीका है जिससे आप क्या नंबर ऑफ आइटम क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और इस तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। आयरन कितने हैं इस तरफ 1, और इस तरफ आयरन कितने हैं 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा। इधर 8 हैं और इधर 3 हैं। तो जैसे टेबल मैंने ऑक्सीजन के लिए बनाई थी ना, ऐसे ही आप टेबल बनाओ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 4, और किसके लिए, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। टेबल बनाऊंगा, एक लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ राइट हैंड साइड, इनिशियल और टू बैलेंस। और जो एक और काम है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन किस तरफ किसके पास है, H2O के पास, वो भी आपको लिखना है। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन किसके पास है, H2 के पास, ये भी आपको लिखना है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको समझने में इजी रहेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ से पता नहीं लगाना, यहाँ से पता लगाना, ये क्वेश्चन है। यहाँ तो आप हाइड्रोजन 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखो आप हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2, 8 हाइड्रोजन है। इनिशियल देखो, मैं इनिशियल लिखता हूँ ना आगे, इसका मतलब शुरुआत में, ठीक है। इनिशियल में कितने हाइड्रोजन, इनिशियल। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, H2, 2 हाइड्रोजन है। अभी आप बताओ मुझे कि इनको कैसे बैलेंस करूँगा। अगर मैं H2 को मतलब R जो राइट हैंड साइड है उसमें 4 का क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर तो 8 ही रहेंगे। 2 बैलेंस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 2 × 4, ये देखो हो गए 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन ये जो 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया है वो किस में किया है मैंने, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कौन सा था इसमें हाइड्रोजन थे, वो थे H2। तो क्या हो जाएगा 4H2। ऐसे नहीं लिख सकते आपकी 8 करने हैं तो H और 2 × 4, तो ये हो गया H8, ये नहीं, ठीक है, आगे ही बनाने हैं 4H2। तो आपकी जो नई इक्वेशन है वो क्या बनी, Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। अभी आप इस इक्वेशन में जो एलिमेंट है ना उनके नंबर ऑफ एटम्स देखो, फिर देखो क्या बैलेंस हुआ और क्या रह गया। तो सबसे पहले देखेंगे हम आयरन के, Fe के। Fe इधर कितना है 1, और इस तरफ कितना है 3। इस तरफ देखो हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 2 8, और इस तरफ 4 × 2 8। अब देखो अब ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 1 मीन्स 4 है इधर, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। मतलब सब बैलेंस रह गया, रह क्या गया सिर्फ आयरन। अभी मैं जैसे टेबल मैंने ऑक्सीजन के लिए बनाई थी वैसे ही हाइड्रोजन की बनाई थी, ऐसे ही बनाऊंगा किसके लिए, आयरन के लिए। स्टेप नंबर 4 आयरन Fe, ठीक है। टेबल बनाऊंगा ऐसे ही, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इधर आप लिखोगे इनिशियल टू बैलेंस मतलब बैलेंस करने के बाद, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन किसके पास है, Fe के पास। राइट हैंड साइड में Fe किसके पास है, आयरन ऑक्साइड के पास, Fe3O4। अभी आप लिखो इनिशियल में आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 1, और इसमें कितने हैं Fe3 3। आप इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, 1 × 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हो गए इधर
3 और इधर तो 3 है ही, बैलेंस कर दिया मैंने। मतलब मैंने क्या किया, Fe के सामने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 3Fe, ये बन गया ना। तो आपकी जो नई इक्वेशन है वो क्या बन के आ गई, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको मैं बताऊंगा, एक बार चेक करते हैं कि बैलेंस होगी कि नहीं होगी। अब देखो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सा एलिमेंट, Fe, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी राइट हैंड साइड। तो Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 3 है, और राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं, 3 है इधर भी। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 4 × 2 8 है। उसके बाद इधर भी कितने हैं, 4 × 2 8 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, O4, मतलब 4। ये देखो आपके सब एलिमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये जो टेबल है ना वो भी आपको लास्ट में बनानी है, और इधर लिखना है एक बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में कवर करूंगा, वो होगा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।